तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। अच्छा, मेरा गला अटक गया, गले में कुछ फंस गया, आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन सती कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो जो बचपन में जब उर्दू में लेटर्स लिखना सीखते वही याद थे आया ना, था मुझे, तो मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ, तो वो लिखने का लेकिन मौका नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, मतलब मैंने अपने घरवालों से कहा था, और प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें कि अपने प्यारों को खुतूत खुद लिखें, क्योंकि देखिए जो मैसेज है ना ईद पे, देखिए सती एक इतने फिजिकल एविडेंस होता है ना। मैसेजेस देखें, आते हैं। एक चीज है, ये पेपर है, ये रहेगा। हाँ, लाइक it's going to stay, ये याददाश्त है, ठीक है ना। है। अब ईद पे इतने फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, ईद मुबारक, और आपको पता भी चल रहा होता है, अब तो व्हाट्सएप भी बता देता है कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। लेकिन अच्छा, जो ये चीज़ देखें ना, हाथ की लिखी उसकी बात और होती कितना है। अजीब सी बात है ना। एक मतलब वो करने की कोशिश के एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश के फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। अच्छी भी ना चीज़ बताओ होती तो है। इससे क्या फर्क पड़ता नहीं, है? अच्छी पता चलना चाहिए कि भाई ये जो है ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ है, ये फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन कोशिश किया करें कि छोटे छोटे, चाहे आप रुके तो नहीं कहूँगी, रुके इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अच्छे छोटे छोटे नोट्स जो हैं, वो लेटर्स जो हैं, वो अपने प्यारों को अच्छा ज़रूर मदिया, दें। एक मुझे बात मोहब्बत बताएं, बढ़ती यू है। आर अ फूडी राइट? हाँ, आई एम, अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हैं। अच्छा, लंदन में ये सॉल्ट बे के जो जी जी, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कितनी शिकायत आ रही है आपको पता है? जस्ट इमेजिन हाँ, भाई, वो एक बंदा 1450 पाउंड का एक गोल्ड प्लेटेड स्टेक आपको देता है, ठीक है? और कॉफ़ी भी बताएं, जितनी महंगी इनकी कॉफ़ी है। और उनकी कॉफ़ी इतनी महंगी है, सर्विस चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, और उसके अंदर सोने पे सुहागा ये है कि 30 मिनट के अंदर आपने बैठना है और वो जो खाना है उसको ख़त्म करना है, और उसके बाद जगह छोड़नी है अगले बंदे के लिए, ठीक है? और कई कई लोग ऐसे हैं कि जिनका 37,000 पाउंड का बिल भी आया है हमने वहाँ देखा पर, भी है। जस्ट इमेजिन। और उसके साथ इश्यूज़ ये हैं कि सर्विस ज़ीरो है। आपने बुकिंग करवाई 8 लोगों को, उन्होंने कहा नहीं देते अच्छा, आपने जगह। सॉल्ट बे क्यों याद किया, मुझे ये बताएं। अच्छा, वो मुझे इसलिए याद आया कि अभी कल परसों हुआ ये है कि कुछ कस्टमर्स ने ये शिकायत की कि भाई इतना महंगा खाना खाने के बाद 30 मिनट में हमें उठाने के बावजूद, हमने जो सर्वर्स थे उसने हमसे पूछा कि आप टिप ऑफर करेंगे। जब हमने उसको 10 पाउंड दिया तो उसने कहा ले जाओ, वापस नहीं चाहिए। अच्छा, 10 पाउंड वैसे देनी भी नहीं चाहिए, टिप शुड बी 10% ऑफ योर बिल। यस, टिप तो शुड बी 10% ऑफ योर हाँ, बिल ना, ये कुछ। एक मैंडेटरी है, ये हाँ, एक ये चीज़ है। मैंडेटरी है, लेकिन वो आपको 15% भी लिख के बता रहे होते हैं। खैर जी, बड़ी सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। और लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, नहीं लॉन्ग मार्च नहीं होगा, महंगाई मार्च होगा, इसके वाले से बताएंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। लॉन्ग मार्च नहीं, महंगाई मार्च होगा। पीडीएम सरबराही इजलास में 23 मार्च को इस्लामाबाद जाने का फैसला, इस्तीफों का मामला फिर टल गया, इत्तेफाक ना हो सका। पाकिस्तानी किक बॉक्सिंग टीम की रूस में शानदार कारकर्दगी। मॉस्को में खेली गई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर लिए। जी जनाब, अच्छा तो जी। सबसे पहले हम बात ही बाबर आजम के हवाले से करेंगे। बेसिकली उनका एक हुआ था इंटरव्यू, और उनसे पूछा गया था एक बड़ा सख्त सवाल, और सवाल ये था कि आपकी फेवरेट भाभी कौन है। ऑफ कोर्स जब लोग साथ ट्रैवल भी करते हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री डेवलप होती है और बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता भी होता है। तो बाबर आजम ने जब, क्योंकि शुएब मलिक ने उनसे सवाल पूछा था, साथ में शुएब मलिक ने उनसे कहा कि भाई बात सुनो, अच्छा ये भी फंसा देने वाली बात होती है, तरा उधर ही निकल जाता है कि सारी बेगमा तुम्हें देख रही है, अब बताओ फेवरेट भाभी कौन सी। तो उन्होंने क्या नाम लिया, सोचें। क्या लिया? वीडियो मौजूद है ना? I'm sure। उन्होंने कहा जी सरफराज अहमद की जो सैफी भाई की जो वाइफ है ना, ये खुशबख्त जरा जो सुनवा है, देते हैं ना वो आप, मुझे पसंद। सस्पेंस ना जी जी, खत्म करें। अच्छा। की फेवरेट भाभी कौन है? हाय 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 हाय, सारी देख रही हैं, सारी देख रही हैं। एक बतानी है एक भाई, एक यार। एक एक सैफी एक भाई, सैफी भाई। सैफी भाई की वाइफ आपकी फेवरेट भाभी है जी। आपकी अच्छा जी, फेवरेट? ये है पुराना इंटरव्यू हाँ, है, जाहिर है, लेकिन अभी ये क्यों सरफेस हुआ? हाँ, वो सरफेस इसलिए हुआ कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक इसी तरीके से बात कर रहे थे, हाँ। और उस पर सानिया मिर्जा ने कहा कि भाई खातिरदारी हम हम करें, सारा कुछ हम करें, खाने हम खिलाएं, खाने बाहर, हम हाँ। खिलाएं, और पसंदीदा। और उनसे सवाल ये पूछा गया था कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने कहा स्किल वाइज जो है बाबर आजम, बट ओनली एज अ क्रिकेटर। उस पर उन्होंने बताया कि किस वजह से क्या कहा, जरा ये भी देखें। फेवरेट क्रिकेटर एंड व्हाई? Only cricket skills, right? Babar. पता ना बाबा ने क्या जवाब दिया था?
Yeah, even though I was not his favorite bhabhi, but you know, me and Eba have gotten over it. Yeah, and खाने I हमारे साथ, can't. चाय हमारे साथ, रात रात भर खातिर करो इसकी हमारे साथ, हमारे घर में सोना उठना, बट हम फेवरेट नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चले जी, बाबर आजम किसी न किसी तरीके से खबरों में रहते हैं। गो के जो भी इंटरव्यू आप देख रहे हैं, देयर वाज अ टाइम जब लॉकडाउन मुल्क में लगा था और उसमें हमने देखा था कि हर शख्स जो था ना वो अपने इंस्टाग्राम पे आके या ऑनलाइन आके इंटरव्यूज कर रहे थे। तो शुएब मलिक साहब ने भी तब इंटरव्यूज म्यूजिक के कोलैबोरेशन और हो ये रही भी थी, ये बढ़िया। जो इंटरव्यू है ये भी एग्जैक्टली तभी लिया गया था। सो अच्छा, तब से एक रिवायत बन गई है ना। तब से रिवायत अब था। आप ये देखिए, म्यूजिक के मामले में आप नहीं देख रहे थे कि वो अली सेठी के साथ वो भर्ती जो है वो रेखा भारद्वाज और इस तरीके से कई सिंगर्स वगैरह yes. अक्रॉस द बॉर्डर किस तरीके से वो That was ब्यूटीफुल, हाँ, that कितने was- जबरदस्त वहां से लेकिन चीजें उसमें भी हमने सामने देखा था कि जी कितना हमसाया मुल्क से कितना उस पर क्रिटिसिज्म आया था। खैर जी, आगे चलते हैं और आगे आपको बताएं कि जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो नहीं हुआ, अभी क्या? नहीं हुआ, फौरन नहीं हुआ। कल पीडीएम का सरप्राइज लास्ट था और सती क्या कौन से दो फैसले होने थे ये बताएं मुझे। लॉन्ग मार्च का इस्तीफों का अब लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा? होगा, नहीं होगा, वो 23 मार्च में नहीं होना। वो महंगाई मार्च है, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ और ये मेरे ख्याल से 3 माह में शायद उनको पता चल गया कि महंगाई 3 मार्च बाद ज्यादा बढ़ेगी, तो वो 3 मार्च बाद भाई होगा देखें, महंगाई। अवाम की नब्ज को देखना ये सियासतदानों का एक खासा होता है और इस वक्त वाकईतन एक चीज जो परेशान कर रही ऑलरेडी है, निकला, नब्ज ही नहीं चल रही मैं महंगाई वही से। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से ये हो रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बात करें जिससे अवाम भी उनको सपोर्ट कर सकें, अवाम उनके साथ आगे बढ़ सकें, निकल सकें कि भाई हाँ महंगाई है और एटलीस्ट कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है तो चलो चल के हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। डियर ब्रदर अशफाक इसहाक सत्ती साहब, राजा Yes. का मैं निकाला लगाना भूल गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप लॉन्ग कबूल मार्च कर- पर निकल जाएगा क्योंकि ये तो निकल नहीं रहा अभी। लेकिन ये जो महंगाई मार्च है ना, ये आज से नहीं आना था, ये कोई 1.5 साल से ही बातें हो रही हैं। फिर नाराजगी होगी, टूट फूट का शिकार होगी पीडीएम और लोग कह रहे थे जी अब महंगाई है क्योंकि आवाम के लिए निकलना है। तो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, इस्तीफों का भी कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर तो इत्तेफाक ही नहीं हुआ। लेकिन लॉन्ग मार्च के वाले से ये कह दिया गया है कि अब लॉन्ग मार्च ही महंगाई मार्च वो भी 23 मार्च को की जाएगी। और 23 मार्च किसने देखी सकती, अभी तो नवंबर, आज 7 नवंबर है। आ जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल क्या इस बारे में मौक़िफ़ रखते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। अच्छा जी, एक और मामला है जिस पर इत्तेफाक नहीं हुआ, वो है कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर। तो मौलाना साहब भी इस हवाले से क्या बता रहे हैं, कहते हैं ज़ेर गौर आया लेकिन फैसला क्या हुआ, खुद ही सुन लीजिए। असम्बलियों से इस्तीफों का कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। तो चलें जी, कल तो जो सरबराही इजलास हुआ उसके बारे में कुछ इतलात आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब तो ये चाहते थे कि जहां हम लॉन्ग मार्च के वाले से बात करें वहां पे फौरी इस्तीफे भी दिए जाएं, लेकिन जमातों में आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ। तो खैर बशर्ते कि ज़िंदगी, अगर हमारी ज़िंदगी हुई तो हम फिर आगे जो 23 मार्च को पीडीएम की जानिब से महंगाई मार्च निकाला जाएगा उसको ज़रूर कवर करेंगे। अभी फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलाआत मुमलिकत, उनसे जानेंगे कि क्या हिकमत अमली हुकूमत की होगी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल पीडीएम का नहायती अहम इजलास, एक सरबराही इजलास, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 23 मार्च को वो लॉन्ग मार्च ही बल्कि महंगाई मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। हुकूमत कैसे निपटेगी इसको? ये जो पीडीएम लॉन्ग मार्च की बात कर रही थी, जो लॉन्ग मार्च के ऊपर इतफाक हो गया, इनका तो पहले इतफाक हुआ था कि हम जो है वो इस्तीफ़े भी देंगे, इस्तीफ़े आज तक नहीं आए। इनका तो पहले इतफाक अदम एतमाद के ऊपर भी हुआ था, अदम एतमाद भी नहीं आई। लॉन्ग मार्चेस उन्होंने पहले भी बेशुमार किए हैं। ये लॉन्ग मार्च का जो लॉलीपॉप है इसको अवाम किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जो इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा महंगाई है ही नहीं है। 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बदतरीन महंगाई थी, बदतरीन लोड शेडिंग थी। पीएमएलएन ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया। 2013 से 2018 में महंगाई भी थी, बड़े बड़े जो है वो इनके स्कैंडल्स भी आ रहे थे, पनामा भी आ गया था। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाज नहीं किया था, क्योंकि इन दोनों जमातों ने कभी एहतजाज किया ही नहीं। ये तो मुकमुका की पॉलिटिक्स करते रहे। अब फजलुर रहमान आज के सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं। वो सियासी बेरोजगारी जो है वो उनको तंग करती रहती है। ना कश्मीर कमेटी उनके पास है, ना वजारतें उनके पास हैं। यही वजह है कि आए रोज़ जो है
वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते रहते हैं। पीडीएम पहले ही जो है वो टूट चुकी है, तितर बितर हो चुकी है, और सियासी बेरोजगारों का जो टोला है ये चूचू का मुरब्बा बन चुका है। अच्छा, ये जो टाइम है इसके हवाले से क्या कहेंगे? 23 मार्च की तारीख, और फिर कहते हैं कि फिर सिर्फ वन वे टिकट है, वापसी का फैसला नहीं किया। जो 23 मार्च की इन्होंने डेट का अनाउंस किया है, ये तो सोच लें कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च को पूरी कौम मनाती है। इस्लामाबाद में यहाँ पे परेड होती है, यहाँ पर जो है वो मिली यकजहती, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी परेड यहाँ पर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए। पता नहीं कौन से इनके एडवाइज़र हैं जो इनको इस किस्म के जो है वो मशवरे फराहम करते हैं। बात यह है कि महंगाई की बातें जो ये करते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या करना है कि जी आएंगे तो फिर वापस जाने का तयन हम करेंगे। कोई क्लैरिटी नहीं है इनके पास। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो अब अपने ही एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। मेरा इनको ये मशवरा है कि ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करे और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो क्विक मार्च करे। अदरवाइज ऑपोजिशन के पास किसी किस्म का जो है वो कोई अवामी एजेंडा जो है वो मौजूद नहीं है। सही। अच्छा, साथ में भी कहेगा कि पीडीएम ये कह रही है कि इस मार्च के हवाले से वकला बिरादरी, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी से भी मुशावरत की जाएगी और इनसे भी रब्ता किया जाएगा। इस पे आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे? क्या इन्होंने रब्ता करना है? पीडीएम ने पहले ही आपस में एक दूसरे के साथ तो रब्ता कर लेना। ऑपोजिशन का एक दूसरे के साथ ही कोई रब्ता नहीं है। ये सिविल सोसाइटी वकला के साथ क्या रब्ता करेंगे? आप ये बताएं कि सिविल सोसाइटी इनके लिए बाहर निकलेगी, वकला इनके लिए बाहर निकलेंगे, जो खुद लंदन में बैठे हुए हैं। पहले नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान ले आए, उनके बच्चे तो पाकिस्तान आ जाएं, वो आगे एहतजाजों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और ये कहते हैं जनाब हम वकला को बाहर निकालेंगे, हम सिविल सोसाइटी को बाहर निकालेंगे। पहले भी इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये आर या पार कहते थे पिछले साल 2020 दिसंबर को। आर और पार वाले बुरी तरह से जो है वो अब खबार हो रहे हैं और इम्तिहानात की जिस तरह डेट शीट आती है उसी तरह इनकी जलसों की डेट शीट आती है, इनकी लॉन्ग मार्चेस की डेट शीट आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं है, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है और हुकूमत को भी इनके जलसे जुलूसों से किसी किस्म का भी जो है वो कोई हमारे लिए ये अहमियत नहीं रखते। इन्होंने जो करना है ये करते रहें, हुकूमत अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। ज़ाहिर है जो फ़ैसला किया है अब 23 मार्च दूर है, लेकिन चलें एक तारीख दे दी है। महंगाई मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, जो भी हो, लेट्स सी के करते हैं कि नहीं करते, या इस्तीफ़ों के मामले पर आगे क्या फ़ैसला आता है। अच्छा, कल अरशद शरीफ साहब का शो था तो उसमें मैं सुन रही थी कि वो उन्होंने भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगली कुछ 3 माह जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े क्रूशल हैं, सो उन्होंने कहीं उससे ये टाइम अखज़ किया हो कि मैं यहाँ से जो है, मतलब जो उनकी कहने का मकसद है कि ये उन्होंने टाइम तरीके से इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए बड़ी मुश्किल आता है। अगर वाकई देखा जाए तो हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं। तेल वगैरह सबकी सूरत हाल, आलमी मंडी में भी सूरत हाल देखें, यहाँ पर भी देखें, डॉलर की आप देखें, रुपया दिन ब दिन जो गिरता चला जा रहा है उसकी आप सूरत हाल देखें, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन और उससे अगर देखा जाए तो देखें, या तो हो कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड हो, कि हुकूमत भी सफ़र कर रही हो, शाहाना खर्चे जो हैं वो भी कम हुए हों, प्रोटोकॉल्स पर जो अखराजात हो रहे हैं वो कम हुए हों, ट्रैवलिंग पे अखराजात कम हुए हों, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे अखराजात कम हो, तो फिर समझ आती है कि हाँ जी। गाड़ी जब आप बात कह रहे थे ना तो मुझे स्पेशली को देख रहे थे, जब मेरा ताल्लुक पंजाब से, इसलिए नहीं, बुजदार साहब से तो आपको ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, पंजाब से, तो वो मंगवा रहे हैं अपने कहने के लिए। लेकिन बहरहाल अच्छा, शोला बयानियां तो चलती रहती हैं सियासतदानों की, और वैसे और किस वजह से सियासतदान मशहूर हैं? अच्छा, वैसे सियासतदान और किस तरह से मशहूर हैं? अगर शेख रशीद साहब की शोला बयानी मशहूर है तो शेख रशीद साहब की बड़ी क्यूट सी वीडियो थी जिसमें वो पाए खा रहे थे, प्रेडिक्शंस, वो सियासी पंडित भी उनको कहते हैं। और जैसे मंजूर वसान साहब थे, उनके ख्वाब बड़े मशहूर थे कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। अच्छा, आजकल तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो। आपको मालूम है कि मरियम सफ्दर साहिबा के बेटे की एक और दावत वलीमा जो कि पाकिस्तान में होना था पिछले दिनों, वो हुआ, और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स जो है ना वो निकल के सामने आई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि लंदन से जो सामने आई वो तो ही वाज ब्रिलियंट। वैसे बहुत अच्छा गाते हैं, मैं इनको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। तो मरियम नवाज साहिबा, जिनके चचा को भी आपने सुना है, शहबाज शरीफ साहब को बहुत प्यारा गाते हैं, हमजा शहबाज भी प्यारा गाते हैं, लेकिन मरियम शहबाज उनका तो देख के यही आता है, ऐसे दस्तूर को सुबह भी नूर को। लेकिन उन्होंने कोई इनकलाबी गाने नहीं गाया, बिकॉज उनके बेटे का वलीमा था। बड़ा प्यारा मरियम नवाज साहिबा ने भी गाया, और हमजा शहबाज जो कि दूल्हे के मामू हैं, वो कैसे पीछे रह जाते, अकेले
ना जाना, क्या प्यारा गाना था। देखिए ये जो जज्बा अच्छा, जो यहाँ शहबाज शरीफ साहब को मौका नहीं मिला देखो इस तकरीब में? हाँ इस मौके में, लेकिन देखिए आप शहबाज शरीफ के जज्बे को नहीं किल कर सकते। जो उन्होंने माइक लिया ना जिस छीना है ना? तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जो तकरीब में ऐसे ही माइक ऐसे ही, पकड़ते हाँ। हैं। बहुत लोग माइक पकड़ते हैं, लेकिन दिस वाज रियली क्यूट, आई रियली लाइक्ड इट। हाँ ब्यूटीफुल, मतलब आप ये देखें कि सुर भी पक्के हैं। हाँ चले जी, अल्लाह जो नया जोड़ा है इसको बेहतरीन बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ खुशियाँ भी दे। और क्योंकि इस पार्टी ने पाकिस्तान पे हुकूमत भी की है, तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचें और आगे बढ़ के सब पाकिस्तान के लिए काम करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह पाक सबकी खुशियाँ पे मुबारक करे। अच्छा अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अभी जो पिछले दिनों इनने 133 का जो इलेक्शन गो के जीते तो नून नहीं। लीग वाले हैं, जीते तो नहीं है जीते तो नून लीग वाले हाँ। हैं, जिसने उन्होंने तक 40,000 वोट लिए हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस हाँ। हल्के में उनका, ठीक है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिड वंडर बाय स्कोरिंग 32,000 वोट्स। अच्छा, दिस इज समथिंग कि वो कमाल है भाई। हाँ। मतलब आप सोचें कि पीपल्स पार्टी एक तरह से जिसकी बुनियाद ही लाहौर से थी, जिसकी बुनियाद रखी गई जी, लाहौर में थी, अंदरून लाहौर और से, उसके बिल्कुल बाद जी। आप ये देखें कि अभी गुज़िश्ता कुछ इलेक्शंस में नॉन एग्जिस्टिंग एक फोर्स, यानी कि अगर पंजाब असम्बली की मिसाल ले लें, कितनी नशिस्तें बहुत कम, वहाँ पर तहरीक इंसाफ और नून लीग और उसके बाद फिर काफ लीग और फिर एंड में इनका नंबर आता है, लेकिन उसके बावजूद 32,000 वोट लेना और दूसरे नंबर की जमात बनना, दैट शोज के एक रिजरेक्शन हो रही है इनकी। बिल्कुल, लेकिन और आपको पता है इसी रिसरेक्शन पे जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो कह रहे हैं जी पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त और कमाल यहाँ पे परफॉर्म किया है, खुशी से झूम भी उठे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियाँ हैं जो हमारे आड़े आ जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भुट्टो साहब नहीं बसते हो लोगों के दिलों में। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। चलें जी, आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही परफॉर्म करें और लिटरली परफॉर्म करें। ये ना हो कि समझा जाए कि ये जो काम मतलब दूसरे नंबर पर आना एक फ्लूक था और लेकिन आइंदा मेरे लोग ख्याल से एतमाद जैसे ना करें। सिंध में परफॉर्म किया ना अंदरूनी सिंध में, वैसा परफॉर्म बिल्कुल लाहौर में ना करें। लाहौरी जो है ना बर्दाश्त नहीं ज़्यादा कर सकते। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जिस खेल के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ये खेल राजा अशफाक इसहाक सत्ती का बहुत ज़्यादा फेवरेट खेल है। और जितनी ABC पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स सत्ती को पता है वो खैर मैं जान भी नहीं सकती। जो अभी क्योंकि ब्रेक में बड़ी गुफ्तगू चल रही थी और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जब और ब्रेक में हमारी गुफ्तगू चल रही थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर से बातें गुजरी, सर के ऊपर से नाम गुजरे। लेकिन ऑफ कोर्स किक बॉक्सिंग जो है हम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त खेल है। दुनिया जहान में मिक्स मार्शल आर्ट्स और जो किक बॉक्सिंग है ये बड़ी तेज़ी से जो है ये तरक्की पजीर स्पोर्ट्स में से एक है। और पाकिस्तान के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि रूस में एक इवेंट मुनक्किद हुआ था जिसमें यहाँ से पाकिस्तान की टीम गई थी और उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो हैं ये अपने नाम अच्छा किया आपने था। सही बड़ा गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। हाँ। ब्रॉन्ज बाद में जाहिर है हाँ। तीसरे नंबर पे। नहीं देखिए वो नाम मुझे नहीं पता किक बॉक्सिंग कौन, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो नेशनल हीरोज जो हमारे साथ यहाँ जी। स्टूडियोज में मौजूद हैं उनका तो मालूम है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी दुनिया में कौन कितनी थरतली मचा रहा है वो तो सत्ती सब आप ही जानते हैं। बिल्कुल जी। तो अब जनाब ये किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई मॉस्को में, ये तस्वीर भी जिसकी आप देख सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम के 3 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और तीनों ने पहले राउंड में मुखालिफ खिलाड़ियों को शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी सैयद मोहम्मद फिरोजादा और नौरोज अली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि निसार अहमद सेमीफाइनल में शिकस्त के बायस ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर सके। लेकिन नौरोज अली फाइनल में जख्मी होने की वजह से रूसी खिलाड़ी से पॉइंट्स पर हार गए। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद फिरोजादा जो हैं उन्होंने मद्दे मुकाबिल काज़ाकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया था। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले निसार अहमद कराची में एक होटल पर पराठे बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सच्ची लगन और मेहनत से साबित कर दिया
कि सिर्फ यही नहीं होता, आपको सारी दुनिया जहान की आसाइशें दी जाएं तभी आप ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल। बट यू नीड टू हैव अ हंगर विद इन योरसेल्फ टू पिछले विन दिनों हमने समथिंग। देखा ना, जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भी जो पाकिस्तान से मुश्तबा गए थे, ही वाज टू गुड। जी, वो जी। कि उनके सामने जो मद्दे मुकाबले थे, इससे उनके कुछ बाद दिन दुनिया की पहले तमाम तर सहूलतें मदिया, मुयस्सर थी। आपको कुछ दिन पहले की याद है, तकरीबन 1-2 महीने पहले की हमने हम्म। स्टूडियोज में जो फाइटर्स बुलवाए थे, जो 2 आए थे, आपको याद है वो सब्जी मंडी में, फ्रूट जी मंडी में बिल्कुल, सामान वो उठाने का सामान काम उठा करते के थे। लेके जाते थे, वो ऑफलोड सामान करते थे। तो ये अच्छा, स्टूडियो में जी हमारे साथ मौजूद हैं निसार अहमद, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं क्वालिफाई कर सके थे फाइनल के लिए, उन्होंने और ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज जीता। इन्होंने जीता। जी, फाइनल जी। के लिए क्वालिफाई ऑफ कोर्स नहीं कर जी। सके, ब्रॉन्ज इन्होंने जीता। और इसके बाद ये मास्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं, और साथ में कोयटा में हमारे साथ मौजूद हैं कोच और पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर समीउल्लाह काकड़ साहब, और सोने का तमगा जीतने वाले सैयद मोहम्मद फिरोजजादा। और जैसे हमने आपको बताया कि निसार अहमद तो हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, और अपने तमाम तर मोतबर गेस्ट को हम बाखबर सवेरा में खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि ये जो इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने मुकाबले में पाकिस्तान के लिए अच्छा और प्यारा नाम कमाया है, इसके लिए कितना अर्सा दरकार था आपको प्रैक्टिस करने में, मेहनत करने में? समीउल्लाह काकड़ साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपके और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ एयरवाइज न्यूज़ का। दूसरी बात ये जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की दुआओं का नतीजा है। जिस तरह आप जानते हो कि रशिया का जो है वो पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद भी थे, मगर मैंने बहुत कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं थी तो वीज़े हासिल किए। वहाँ पर हम लोग गए, 9 ममालिक वहाँ पे शिरकत की थी, उसमें पाकिस्तान की टीम ने भी शिरकत की थी। आपको पता है कि किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान की जो है मतलब जो दुनिया के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चे थे, मुझे पर पूरा भरोसा और इत्मीनान था कि इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों लड़के थे, और तीनों लड़के ने इसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो मेडल है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हासिल किए। अच्छा समीउल्लाह साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी बात हो फिरोज़जादा से, और फिरोज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई कमाल कर दिया है, एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आपने गोल्ड मेडल जीता। ये जाहिर है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि सारी ज़िंदगी आप याद भी रखेंगे, और हम चाहते हैं मज़ीद एक्सेल भी करें। कितना मुश्किल था आपका हरीफ आपके लिए फाइनल में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद फिरोजजादा। जब अल्लाह आपके साथ हो, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मैं फ़ाइनल जीत गया फैमिली के दुआओं से, और पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे मौका दिया इंटरनेशनल टूर में। सही, हम वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियोज में निसार भी मौजूद हैं। निसार समहाउ जो है सेमीफाइनल तक है, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल की शिकस्त के बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे लिए निसार भी किसी हीरो से कम नहीं है, और सबसे प्यारी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि निसार ने बड़ी मेहनत की है अपने इस प्रोफेशन के लिए। 7 साल से, ही वाज जस्ट टेलिंग अस कि 7 7 साल से से। ही इज बीन इनटू दिस। 19 साल की अभी इनकी बहुत उम्र है। हार्ड वर्क होता है, देखें जी। और एक होटल में मतलब होटल काम करने, जो होटल में जो काम भी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम निसार, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि आप में ये शौक कैसे पैदा हुआ, घर के हालात कैसे थे, किसने सपोर्ट किया कि जी आपको किक बॉक्सिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं एयरवाई न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस फाइट को, नामुमकिन फाइट को मुमकिन बनाया। और पाकिस्तान किक बॉक्सिंग प्रेसिडेंट समीउल्लाह काकड़ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए मौका दिया। और जिस हालात में मैं फ़ाइट खेलने गया और जिस हालात में मैंने फ़ाइट की, वो तो दुनिया को पता है कि मैं एक होटल में काम करता था और साथ पे भी मेहनत करता था, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस फाइट के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरे जब वो फाइनेंशियल हालात जो थी वो सही नहीं थी। और फिर मेरी एक वीडियो वायरल हुई, और उसके बाद आवाम ने मदद की। और उसके ये कब की बात है निसार, जो वीडियो आपकी थी? और ये ख्याल कैसे आया कि चलो होटल पे काम कर रहे हो, बहुत से बच्चे करते हैं, अपने घरों के चूल्हे उनकी वजह से जलते हैं, लेकिन ये कैसे ख्याल आया कि मुझे किक बॉक्सिंग की साइड पे जाना चाहिए? ये किसने कहा आपको? जी, तकरीबन 10 साल पहले जब मैं कराची आया था कोयटा से, और काम के सिलसिले में आया था, और होटल में काम करता रहा, साथ में पढ़ता भी रहा। तो पढ़ाई बॉक्सिंग क्लब देखा, उसको ज्वाइन किया, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह फाइटें करता रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे। फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस गेम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, फिर तीनों काम को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था, काम, पढ़ाई और किक बॉक्सिंग को।
फिर मैंने पढ़ाई को छोड़कर किक बॉक्सिंग पर ज़्यादा तवज्जो दिया काम पर। तो निसार मुझे बताओ कि जब आपने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी फिर आपने अपना काम भी छोड़ दिया, तो इन हालात में घर का गुजारा फिर जो है वो कैसे हुआ? बहुत मुश्किल था इन हालात में, क्योंकि पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी है, क्यों काम और किक बॉक्सिंग। और काम से जब शाम को आता था और फिर किक बॉक्सिंग क्लब जाता था, थका हुआ होता था, वो ट्रेनिंग नहीं कर पाता था जिस तरह करना चाहिए था। और लेकिन इरादा था और अज़म था कि एक बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और तो पाकिस्तान को। निसार, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। जाहिर है कि जब आप वहाँ पर गए होगे तो वो जो प्लेयर्स हैं, उनका कार्डियो, उनका स्टेमिना, उनकी डाइट, न्यूट्रिशन, वेट कटिंग, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग का एक प्रॉपर कैंप होता है 8 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक का। बहुत सी चीज़ें उसके अंदर, स्पारिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने किस तरीके से वो मैनेज किया? मैं जिस हालात में गया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान 2018 में मैं नेशनल फाइट खेला और मैं हार गया था 2018 इंटरनेशनल। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नेशनल के लिए कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर आया, 2020 में गोल्ड आया नेशनल का, और इसी तरह इंटरनेशनल फाइट के लिए समीउल्लाह काकड़ साहब ने मुझे सेलेक्ट किया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हमारे इनका जो ट्रेनिंग वगैरह, इनका जो न्यूट्रिशन है, इनका जो डाइटिंग प्लान है और इनका जो ट्रेनिंग है, स्पायरिंग है, वो हमसे काफ़ी अलग है। और लेकिन हमारा जो जज्बा है वो उनसे ज़्यादा है। आपका जज्बा इतना था कि आपने वो लोग जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन किए गए थे, उनकी न्यूट्रिशन, खुराक, सबका ख्याल रखा गया था, आपने उनको बीट किया। अच्छा, कोयटा से हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे समीउल्लाह काकड़ साहब मौजूद हैं और फिरोज़ ज़ादा भी मौजूद है जिन्होंने सोने का जो तमगा है वो हासिल किया। आप मुझे फिरोज़ बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल था ये सफ़र, ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ, और आपका जो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 12-13 साल से शुरू किया ये गेम। वुशु प्लेयर भी हूँ, किक बॉक्सिंग प्लेयर भी हूँ, और समीउल्लाह काकड़ साहब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 13-14 साल से शुरू किया, मतलब 5 साल 6 साल था मैं शुरू किया अभी तक। और सपोर्ट जो क्या है मुझे, असल कोच जो मेरा है, मेरा अब्बू है, फैमिली वो सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं छोटा था, हारता भी था, मुझे सपोर्ट करते थे। इसी तरह मुझे शौक़ हुआ कि मैं एक अब इंटरनेशनल गोल्ड लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी बन जाऊँ अगर सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से, और इंशाल्लाह आगे जाऊँगा। अच्छा समीउल्लाह साहब, नौरोज़ अली के बारे में कुछ बताइएगा। वो सेमीफाइनल में ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो नहीं जीत, फाइनल में बल्कि ज़ख्मी हो गए थे। उनकी कंडीशन कैसी है? हाउ इज़ इट डूइंग? नौरोज़ अली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है। पिछले मतलब ये कि 10-15 साल से, वो भी 14 साल से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात, आपको पता है मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं पाकिस्तान के जितने भी हीरोज़ होते हैं, जितने पाकिस्तान के हीरोज़ होते हैं, मैंने इसको पाकिस्तान से निकाल करके दुनिया को दिखाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छे हीरोज़ हैं। तो इस नौरोज़ अली की सिलेक्शन मैंने की थी, निसार की सिलेक्शन मैंने की थी, और ईद मोहम्मद की सिलेक्शन मैंने की थी। नौरोज़ अली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, मगर क्योंकि आपको पता है कि किक बॉक्सिंग जो रिंग में खेलने जाने वाला गेम होता है, मगर वहाँ पे जो केज होती है, जिस तरह MMA की गेम होती है, तो वहाँ पे उसका जो फाउंड था, वो उसमें पहले से थोड़ा सा में जो है ट्रेनिंग के दौरान उसके वो आया था, जख्म आए थे। बाद में वो जो केज के अंदर लगा तो उसको जख्म लग गए थे। तो फिर मैंने जानबूझ कर मैंने कहा कि मुनासिब नहीं है, ऐसा ना हो कि मजीद आपको चोट लग जाए तो कोई मसला ही नहीं, वरना वो बहुत बेहतर अंदाज से जो था वो आगे जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो पाकिस्तान के लिए वो ज़रूर मेडल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियत जो रखी होती है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से कम लोगों में पाई जाती है। तो नौरोज़ अली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो सलाहियत है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो समीउल्लाह काकड़ साहब, नेक्स्ट में से कौन से जो मुकाबले आ रहे हैं जिनके लिए आप लोगों ने तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं सबसे मुश्किलात हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है। मेरे जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट पशीन में, यहाँ सबसे बड़ी फाइट मुझे यहाँ करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है मौजूदा हालात में भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार अगर आप ट्रैक सूट पहनते हो, मर्द अगर आप बाहर जाते हो, मतलब ये कि सिटी एरिया में, तो इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते हैं। तो यहाँ से फाइट करके जब मैं बाहर आता हूँ तो बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होता है। इसके बाद फिर पाकिस्तान लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा हमें सपोर्ट करे, हमें, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेशनल लेवल पे इजिप्ट में, अजरबैजान में, इटली में चैंपियनशिप मेरे पास आ रही है। अच्छा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ज़ाती पर अब एक बात आपको बताऊँ, उम्मीद हो सकता है कि आपको एक अजीब सा भी लगे,
मेरे पास 4 गाड़ियाँ अपनी पर्सनल गाड़ियाँ थी जो मैंने वो सारी गाड़ियाँ बेच डाली और मैंने पाकिस्तान टीम को जो है इस 2018 से लेकर के मौजूदा चैम्पियनशिप तक मैंने 9 मरतबा इंटरनेशनल टूर कराए। मैंने अपनी ज़ाती गाड़ी भेजी, मेरे साथ अजी अब्दुल मनान साहब है, उसने भी तकरीबन 30-35 तक मैंने उसको भी वो लगाया पाकिस्तान की टीम पे। जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो मैं कब तक जाता रहूँगा? तो मेरे पास क्या अभी अगर चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी आ जाए तो मैं जो एक स्टॉप हो मिनिस्ट्री जाऊँगा ना। है उसकी जानिब से या फिर स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कोई इस तरह से हेल्प नहीं की जाती, कोई फंड जारी नहीं किए जाते समीउल्लाह साहब आपकी फेडरेशन को? पाकिस्तान मैं तकरीबन जब से मैंने गेम संभाला है, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से मुझे आज तक 10 रुपए भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने नहीं दिए हैं, ना मुझे पाकिस्तान ओलंपिक ने दिए हैं। जितनी थोड़ी बहुत सपोर्ट मुझे मिलती है वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्पोर्ट डिपार्टमेंट अब्दुल खालिक हज़ारा मिनिस्टर जो है वो सेक्रेटरी स्पोर्ट इमरान किचकी साहब, दुर्रा बलोच साहब जो हमारे बलूचिस्तान के डीजी है, उसकी तरफ से मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है। बाकी जितने भी चैम्पियनशिप जो 8-9 इंटरनेशनल इवेंट पे मैं गया हूँ उन सब का जो है खर्चा मैंने और मेरे दोस्त सैयद अजी अब्दुल मनान आगा और मेरे कराची के एक दोस्त है वहाब दुरानी, हमने तीनों ने मिल करके इसको अपने मतलब ये कि जिप से हमने इसको पे किए। आपको इस बात को मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास पर्सनली मेरे पास 4 गाड़ियाँ थी जो मैंने बेच डाली और मैंने पाकिस्तान टीम को जो इंटरनेशनल टूर कराया। चलिए आई एम श्योर कि कल तो हमने देखा है कि नौजवानों के लिए एक स्पोर्ट्स सिटी के वाले से बात भी की गई है, तो अल्लाह करे जी किक बॉक्सिंग को भी इसमें ऐड किया जाए, उसको भी उतनी इज्जत दी जाए जितने हमारे बाकी खेल। उस्मान डार साहब और वजीर आजम साहब इस पे नोटिस लेंगे। फेमिना मिर्जा साहिबा भी, फेमिदा मिर्जा साहिबा बिकॉज उनका खासा इंटरेस्ट है तो जी किया जाएगा, क्योंकि उनका जो उनका महकमा ही ऐसा है कि तमाम सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। देखे सब कुछ वो करें। बहुत शुक्रिया जी। समीउल्लाह काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ कोयटा से, बिल्कुल जी, निसार अहमद को हमारे साथ कराची स्टूडियो से थे, फिरोजजादा भी हमारे साथ जिन्होंने सोने का तमगा जीता है वो भी हमारे साथ कोयटा में मौजूद थे, साथ में नौरोज जो कि नहीं आ सके वो जख्मी है, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वो नहीं थे, तो आप हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी वो ब्रेक पे जाना है लेकिन उससे पहले वो जरा बता दें कि जनाब मैच जो है शेर बंगला स्टेडियम में आपसे 10 मिनट बल्कि आपसे 5 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है। बारिश की वजह से मुतासिर था, आज चौथा दिन है और पहले सेशन में अब 1.5 घंटे का खेल हो सकेगा और उसके बाद आगे 2-2 घंटे के 2 सेशंस होंगे। तो अब बड़ा क्रूशल टाइम है, लेट्स सी कि विकेट किस तरह से बिहेव करती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह से आप उसको अपनी इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं और क्या टारगेट देते हैं, क्योंकि 2 इनिंग्स का खेल हमारा भी और उनका भी बाकी है। जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। गल मुक गई। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल लाहौर में एक नहायती हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। कल मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने से 11 कैदी फरार हो गए, जिनमें से 6 को तो कर लिया गया है दोबारा से गिरफ्तार और 5 की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। और जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तो भिजवा दी। और साथ में आपको ये बताते चले कि ये बेसिकली कोट लखपत जेल से ना तकरीबन 90 और कैंप जेल से 76 मुल्जिमान को यहाँ पे लाया गया था जी। और उसके अंदर जनाब उन्होंने बाज़ औक़ात ये प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें कि किस तरीके से भागना है और आपस में झगड़े का तासुर देना है और उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले बचाव के लिए आए तो उनके ऊपर टूट पड़ना है। ऐसे इन कैदियों ने किया और उसके बाद जो फरार हुए, फरार हुए कैसे ये बताएं जरा। मतलब ताला तोड़ के मतलब बख्शी खाने में लगी ईंटों तक को उखाड़ दिया और वही ईंटों को हथियार के तौर पर यूज किया और उसके बाद ताले तोड़कर फरार हो गए। ये मनाजिर देखिएगा, मतलब ये कसम से मुझे लग रहा है कि ये कोई सीरीज वहाँ पे बैठ के नेटफ्लिक्स की देख रहे थे। वो मनी हाइस्ट तो नहीं देख रहे थे? नहीं, मनी हाइस्ट से भी ये हरकतें नहीं की थी कि ईंटें उठा के उन्होंने ईंटें जिस तरीके से तोड़ी हैं, उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। ये तो मतलब पुलिस वाले जख्मी भी यहाँ पर हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ताला तोड़े जनाब इन्होंने, यहाँ पे बड़ी सीना जोरी आप लोगों ने देखी कि और दिन दिहाड़े वाकया में कोई रात के टाइम नहीं हुआ। जो नोटिस की गई है कि आम सड़क पे चलते फिरते शहरी ज्यादा महफूज हैं, लेकिन जो अदालतों में या फिर कचहरियों में ज्यादा इस तरह के वाकयात होते हैं, मुल्ज़मान के फरार होने से लेके फायरिंग के वाकयात जो होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो ये इसी पर जरा बात कर लेते हैं। यार नुमाइंदे यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। और यार मोहम्मद, जो 5 अभी बाकी हैं, 6 पकड़े गए हैं, तो ये जो फरार हुए हैं मुल्ज़मान, इनके ऊपर मुकदमात क्या क्या थे? देखिए, इशफाक मदीहा ने कुछ देर कबल कहा है कि हैरत अंगेज़ वाक़या है। हैरत अंगेज़ वाक़या तो ये ज़रूर है, लेकिन इसके साथ जो सिक्योरिटी के लैब्स का एक बड़ा वाक़या है ये
कि जो 2 जेलों से लाहौर की कोट लखपत और कैंप जेल से 160 मुलजिमान को एक मॉडल टाउन कचहरी में पेशियों के लिए लाया गया था। मुख्तलिफ केसेस की इनकी पेशियाँ थी, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और साथ डकैती और चोरी की वारदातों में ये कैदी मुलविस थे। जैसे ही कैदियों को बख्शी खाने लाया गया तो 2 सेपरेट बख्शी खाने हैं मॉडल टाउन कचहरी में, जो मेरे अकब में वाक़या है, यहाँ पे उनको बंद किया गया था। अभी अंदर लेके जाया गया था, हथकड़ियाँ लगाने का प्रोसीजर शुरू किया गया था कि इसी दौरान कैदियों की जानिब से 2 ग्रुपों में इब्तदाई तौर पे आपस में तसादुम हुआ, जिसको बजाते हुए पुलिस एहलकार भी बचाने के लिए करीब पहुंचे तो उन्होंने ईंटें उखाड़ के पुलिस एहलकारों पे हमला आवर हो गए वो। उसके बाद कुर्सियों और टेबलों का भी जो बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसकी फुटेजेस भी सामने आई हैं। मैं पानी का कूलर भी देख रही हूँ यार मोहम्मद, जो फुटेजेस हैं वो पानी का कूलर भी उखाड़ के जी इन्होंने कैदियों ने फेंका है। मतलब इनको पहले क्यों नहीं हथकड़ियां लगाई गई थी? क्यों इंतजार किया जा रहा था कि जी कचहरी पहुंचेंगे तो फिर इनको हथकड़ियां लगाई जाएंगी? देखिए, पंजाब पुलिस की इसमें नाअहली है सरासर के। सिर्फ जो 15 से 20 पुलिस एहलकार है, जिसको प्रिजन स्क्वाड्स का नाम दिया जाता है, वो मॉडल टाउन कचहरी लाए गए थे। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए जो प्रिजन स्क्वाड्स के DSP हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया है। तो जो इतनी पुलिस की नफरी थी कि वो 160 जो कैदी हैं उनके लिए इंतहाई कम थी, और कुछ पुलिस एहलकार हमने देखे हैं कि आराम से खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहे। एक ईंट जो है एक पुलिस एहलकार के सर पे लगी हुई, जो मौके पे जख्मी हुआ था, जिसको रेस्क्यू ने यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि दीगर जो उसके साथी हैं वो आगे बढ़े। हमलावर जब हुए हैं पुलिस पे कैदी, तो उनको भी 6 को जख्मी कर दिया गया है। अब इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 21 कैदियों के खिलाफ, जिनको नामजद किया गया है थाना नसीराबाद में। अब ये मुकदमा कुछ देर कबल दर्ज किया गया है और 6 तो कैदियों जरा को बताएं कि पुलिस हुकाम ये का कहना है कि बेसिकली गिरफ्तार। यार मोहम्मद होता क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जब मुल्जिमान को लाया जाता है, जेल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इलाके की जो पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है इनकी सिक्योरिटी? देखें इशफाक, तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस की होती है। जेल पुलिस की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जेल से लाके अदालत तक लाते हैं। इसके बाद मॉडल टाउन कचहरी के बाहर और अंदर हर वक्त पुलिस की नफरी तैनात रहती है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि ये हमला होगा उन पे, जिसकी वजह से जो DSP प्रिजन्स हैं उनको भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला की जानिब से मुअत्तल किया गया है। तमाम चलिए जी, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट जहां पर देखा हमारी पंजाब पुलिस हो गई थी, तो इस वाकये के बाद जरूर वो कुछ सीखेगी और जो 5 बाकी कैदी फरार हैं जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त इस्लामाबाद में शायद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नया नैब का चेयरमैन आए, ये हालात हैं, यही हालात सारे मुल्क के हैं। जो मईशत की तबाही है, जो मुल्क के अंदर अमन अमान के हालात हैं, जो सियालकोट में वाक़या हुआ, चीनी के स्कैंडल हैं, हर महकमे में एक स्कैंडल मौजूद है। हर महकमे के वज़रा बदले गए, एक स्कैंडल यहाँ करते हैं, दूसरे वज़ीरात में भेज दिया जाता है। ये आज मुल्क के हालात हैं और उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में मुल्क अदा कर रहा है, मईशत की तबाही की सूरत में, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। ये हालात ज़्यादा देर न चल सकते हैं, ना चलने चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में निज़ाम आइन के मुताबिक ना हो कभी तरक्की नहीं करता। तो निज़ाम के अंदर जो मुदाखलत है, अगर वो ख़त्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। यही PDM कहती है, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है। जी जी बिल्कुल, इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है, अपने वक्त पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तीफे भी हमारे पास हैं, अदम एतमाद का रास्ता भी हमारे पास है। और मैंने पहले कहा कि PDM का मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलना है। जिस मुल्क का निज़ाम ही आइनी ना हो, आइन के मुताबिक ना चलता हो, वहाँ पर आप किस पर अदम एतमाद करेंगे? आपके सामने जो कुछ हुआ जॉइंट सिटिंग के अंदर, कि टेलीफोनों पर यहाँ पर हाजिर किया गया वज़रा को, PTI के अपने मेंबरान को, और उनसे वोट लिया गया। तो जब तक ये मुदाखलत आइनी निज़ाम में ख़त्म नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा।
चलें जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और ज़ाहिर है कि इससे पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, लेकिन लैप्स होते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि कचहरियों में ना सिर्फ ये कि कई लोगों को मर्डर कर दिया जाता है जो मुखालफिन आते हैं वहाँ पर, और बज़ाहिर CCTVs भी होते हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी होते हैं, पुलिस की भारी नफरी भी होती है, लेकिन सब चीज़ का फ़ायदा पता नहीं कैसे उठा लेते हैं फिर लैप्स, और वो भी दिन दिहाड़े, वो भी दिन दिहाड़े सब कुछ किया जाता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सती। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बाएं जानिब सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, मुस्कुराती हंसती हुई मीसनी मुस्कुराहट से अब स्माइल में कन्वर्ट मीसनी हुई। मुस्कुराहट क्या होती है? पहले- पीसीआर में सबके ऐसे कह के निकले मीसनी मुस्कुराहट क्या होती है? मुझे मेरे बताएं। भाई, बॉस बहुत से मैं शुक्रिया। पूछूंगा कि मीसनी का मतलब क्या, ऐसी मीसनी भी support- नहीं पता होगा। पता होगा। अभी मैं आपसे पूछूं मीसनी का मतलब बताते नहीं पता नहीं होगा पता जी। होगा, लेकिन मैं बहरहाल, लेकिन उनको मकसद समझ आ गया, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मकसद समझ आ जाए। अच्छा जी, मैच चल रहा है शेर बांग्ला स्टेडियम में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। मैच है स्टार्टेड, और अब सिचुएशन ये है कि अजहर अली की विकेट गिर गई है, पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और आते साथ ही ज्यादा कोई अगर कंट्रीब्यूट ये नहीं बुरी कर पाए। खबर थी तो देने की क्या जरूरत थी? नहीं, पहले मुझे लेकिन बताएं। आगाह तो करना है ना, क्योंकि अब टाइम वैसे भी कम रह गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब अटैकिंग थोड़ा सा बैट्समैन आएंगे तो शायद टेम्पो तेज हो और ज्यादा कौन स्कोर आया देके है? बांग्लादेश को आउट करें। अब कौन आया है? अब जनाब यहाँ पर फवाद आलम, फवाद आलम। मतलब ही इज नोन फॉर रोटेटिंग द स्ट्राइक। फवाद आलम, बस बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मतलब आपको पता है ना, फवाद वैसे भी बड़ा जबरदस्त, फवाद की तो नहीं, मैंने आप ये भी कभी- बोलते, वी आर प्राउड ऑफ यू। फवाद, वी आर प्राउड ऑफ यू। फवाद ने आपको इतना एक वीडियो जबरदस्त याद है काम उस किया तरह है। की सामने, वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे याद नहीं, मैं पूछूंगी आपसे, ब्रेक में पूछूंगी। लेकिन जब फवाद आलम ने बड़ी जबरदस्त की है। हाँ, ज़ाहिरन 10 साल तक आपने इस बेचारे को निकाल के बाहर किया ये था, वैसे बहुत डिस्पाइट जरूरी हैविंग सच ग्रेट टैलेंट। यस, हाँ, ये तो मतलब ये बताना चाहिए कि जब आपने किसी के करियर के इतने साल जाए किए तो और बहुत से मामलात पे बात करेंगे जी। टॉप स्टोरीज पहले शामिल करते हैं, एविएशन डे भी है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। टॉप स्टोरीज। सानहे सियालकोट में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिमान की तादाद 27 हो गई। इंतहाई मतलूब मुल्जिम इम्तियाज उर्फ बिल्ली को भी धर लिया गया। हुकूमत का ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने का फैसला। फन मुसव्वरी में तस्वीरें बोलती हैं। टंडो मोहम्मद खान के बाबर अजीमी की मुसव्वरी के फन ने सबको हैरान कर दिया। शीशे की बोतल में तस्वीर बनाने की सलाहियतों को देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। जहाजों के टेक ऑफ से लैंडिंग तक एविएशन का मरकजी किरदार। आज दुनिया भर में हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। और सख्त सर्द मौसम में अखरोट, बादाम, पिस्ता और देसी घी से तैयार करदा हलवे की बात ही कुछ और है। मुल्तान का सोहन हलवा, लज्जत में अपनी मिसाल आप। अच्छा जी, सियालकोट के वाक़े की ज़रा बात करेंगे जिसने सबके दिल दहला दिए। उस वाक़े की जो इमेजेस हैं, जो तस्वीर हैं, जो फुटेजेस हैं, वो ऐसी हैं कि आपके दिल दहला दें। जो सफाक से सफाक शख्स हो वो भी, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कौन लोग थे कि जो ना सिर्फ ये कि ज़िंदा शख्स के साथ तो उन्होंने जो किया वो किया, उसके बाद उसकी मैयत की, उसकी लाश की भी बेहरमती करते रहे। उसको जिस तरीके से आग लगाई गई, जिस तरह से उसके जिस्म की हड्डी हड्डी को तोड़ा गया, शर्मनाक काम है। और ऐसे लोगों को क्या पकड़े जाने का खौफ नहीं था मदीहा? और क्या सोच रहे थे वो लोग? उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह कि लोग बड़े फ़ख्र से फ्लॉन्ट कर रहे थे, वीडियोस बना बना के खुद इंटरनेट पे अपलोड कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो जिस शख्स को मार रहे हैं, उसे इतना बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उसकी गलती क्या है, उसकी खता क्या है, और क्या उसने खुद उसको ये करते हुए देखा? बहुत से लोगों को नहीं पता था। अच्छा, अब यहाँ पर पेशरफ्त हुई है, और पेशरफ्त हुई है कि और एक इंतहाई मतलूब मुल्जिम जो है इम्तियाज उर्फ बिल्ली, इसको भी कानून के शिकंजे में ले लिया गया है। कई छापों के बाद ये रावलपिंडी जाने वाली बस से पकड़ा गया, और अब तक तकरीबन 27 मरकजी मुल्जिमान समेत 132 अफराद जो हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। और साथ ही हुकूमत ने ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने का फैसला भी किया है। और ये जामे हिकमत अमली के हवाले से हमेशा
बात भी करते हैं कि बनाई गई हाँ, ये है, हमेशा लेकिन वो होता है। इम्प्लीमेंट दो होती है चीजें हमें होती हैं, एक नजर तो क्यों नहीं अमली आती? जामा पहनाया जाता है, जामे हिकमत अमली होती है, किसी को कानून हाथ में न लेने की इजाजत देने का मामला होता है, और ऐसी कई चीजें होती हैं जिन पर बात की जाती है, लेकिन फॉर वंस ऐसा कर लिया जाए ताकि किसी बेगुनाह की, किसी मजलूम की जान जो है वो आइंदा ना जाए। अच्छा, कई तजावीज़ भी दी जा रही हैं, वो ये था कि एक तो ये है कि शवाहिद जमा किए जाएं, रोज़ाना ट्रायल किया जाए, जेल ट्रायल की तजवीज़ भी है। अच्छा, मलिक अदनान जो कि इस वाक़े में एक तरह से हीरो के तौर पर सामने आए कि उन्होंने अपनी जान पर खेल के हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उसे बचाया जा सके, श्रीलंकन जो शहरी थे, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका, लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। एक दूसरे साहब भी थे जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैयत की बेहरमती ना हो, उसको आग ना लगाई जाए, लेकिन उसमें भी वो दूसरे शहरी मलिक भी अदनान कामयाब के नहीं। हवाले से तो मैं आपको बता दीजिए कि वो इस वक्त वजीर आजम हाउस में ठहरे भी हुए हैं और आज अच्छा। खुसूसी तकरीब होगी जिसमें मलिक अदनान को सराहा जाएगा। अच्छा, जहाँ पे सराहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर मजम्मत करना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये वाक़या दोबारा ना हो। तो क्या मैं आप लोगों से एक सवाल छोड़ी जाती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रियंका कुमारा को जितनी बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया और फिर उसकी बॉडी को नजर आतिश कर दिया गया, जो उसके साथ किया गया, तो अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या आप उसको भी कोई मेमोरियल जो है, ये मेरा आपसे एक सवाल है कि उनके लिए भी कोई मेमोरियल होना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि कैसे मजलूम शख्स को किस तरह लोगों ने, एक मॉब ने जो है वो निशाना बनाया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर जावेद भट्ट जो कि सियालकोट से हमारे नुमाइंदे हैं। उनसे हम ज़रा जानना चाहेंगे कि अभी इस केस में मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई है और सियालकोट की फ़िज़ा कैसी है। आमिर, ये बताइएगा कि मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं। अभी एक और अहम मरकजी मुलजिम जिसका नाम इम्तियाज उर्फ बिल्ली बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी वो पिंडी जा रहा था तो बस से उसको पकड़ा गया। और मजीद क्या कुछ हुआ है अभी तक? पुलिस को एक इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस सालिया के इंतहाई अहम और मतलूब मुलजम इम्तियाज उर्फ बिल्ली को पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एन उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो रावलपिंडी में जाने के लिए बस के जरिए फरार हो रहा था। पुलिस का कहना है कि इस इंतहाई अहम मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे, लेकिन जो मक्कार होशियार मुलजम था हर दफा अपना ठिकाना तब्दील कर देता था। मुलजम इम्तियाज उर्फ बिल्ली ये जो है ये श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद करने और नेश की बदअमनी करने में शामिल था और फुटेज में देखा जा सकता था कि जिस वक्त पेट्रोल डाला जा रहा था उसकी लाश को जलाया जा रहा था, तो यही जो बिल्ली है इम्तियाज उर्फ बिल्ली ये पेट्रोल छिड़क रहा था। अच्छा। और इस वक्त जो पुलिस की ये जो 10 टीमें हैं वो डीपीओ सियालकोट उमर सईद की सरबराही में दिन रात काम कर रही हैं। मोबाइल डाटा, सीसीटीवी फुटेज और कैमरा फुटेज की मदद से जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। अच्छा जी, अब ज़रा ये बताएं कि केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से चलेगा? कई तजावीज़ भी सामने आ रही हैं जेल ट्रायल के हवाले से और रोज़ाना ट्रायल के हवाले से, तो ऐसा कुछ आपको खबर मिली है अभी तक? कि जहाँ तक केस के चलने का ताल्लुक है, फिलहाल तो जो पुलिस है वो जो मुलजमान है, क्योंकि 800 से लेकर 900 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है ना ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और हमारी सिस्टम में जो इस वक्त कौम का हीरो है जो मलिक अदनान जो कि उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उनसे भी हमारी सिस्टम में बात हुई। उनका कहना था कि ये जो लोग ये जो सफाकियत का मुजाहरा कर रहे थे इनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो आउटसाइडर थे और उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। यही वजह है कि पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त मुलजमान पकड़े जाएंगे, देखें पहले 12 मुलजमान थे, फिर 26 मुलजमान हुए, अब एक और इंतहाई अहम मुलजम जो ये जो इम्तियाज बिल्ली पकड़ा गया है, ये 27 इनकी तादाद हो गई है। जू ये मुलजमान पकड़ते जाएंगे मामला आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक तजवीज़ आई है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है ना इनका ट्रायल किया जाए और जेल के अंदर ही ट्रायल किया जाए, लेकिन फिलहाल इस पे अमल नहीं हो रहा। फिलहाल पुलिस ने फोकस किया हुआ है मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए। अच्छा साहब ने आमिर ये भी बताएगा कि सिर्फ एक मलिक अदनान नहीं थे, और भी वहाँ पर अल्लाह पाक ने हैवानों के हजूम में कुछ ऐसे इंसान मौजूद थे जो कि कोशिश कर रहे थे प्रियंका को बचाने की। सो क्या उनसे रब्ता हो पाया? क्योंकि इतनी वीडियोस बनी है, हर शख्स जो है बेहिसी से वीडियोस बना रहा था वहाँ पर मौजूद खड़े होकर। जहाँ तक वीडियोस बनाने का ताल्लुक है, वहाँ पे बेशुमार लोग वीडियोस बना रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की और मुतअद्दिद लोगों से उस वक्त रब्ता भी किया, लेकिन इस वक्त जो शहरी हैं वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं और किसी किस्म की स्टेटमेंट देने से ग्रेज कर रहे हैं। लेकिन हर शख्स इस जो है तशद्दुद वाक़या की सेवानियत की मजम्मत कर रहा है
और इसके साथ साथ जो मलक अदनान जो कि इन्होंने जिसने बहादुरी शात इंसानियत की, जिन्होंने एक नई तारीख रकम की, उनको इसके साथ साथ वो सराह भी रहा है। और देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी इसी चीज़ को देखते हुए मलक अदनान के लिए तमगा शुजात का भी ऐलान कर रखा है। और आज इस वक्त मलक अदनान वज़ीर आज़म हाउस में उनके पर्सनल मेहमान की हैसियत से वहाँ पे बैठे हुए हैं। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर जावेद आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ और इसी से मुतालिक एक अहम खबर भी अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। वो ऑलरेडी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद भी हैं। एक खुसूसी तकरीब भी होगी आज उनके एजाज़ में। और मलिक अदनान को श्रीलंकन शहरी की ज़िंदगी बचाने की काविश पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मलिक अदनान ने हजूम से श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए खुद को ढाल बनाए रखा और मलिक अदनान को सरकारी मेहमान की हैसियत से, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी वज़ीर आज़म हाउस में ठहराया भी गया है। बिल्कुल जी। और अब जनाब बात कर लेते हैं करेंसीज के हवाले से। और वैसे तो हम नॉर्मली आपके सामने शेयर करते रहते हैं कि जी डॉलर इतना महंगा हो गया, रुपये के साथ ये हो गया, डिप्रिशिएट कर गया, अप्रिशिएट कर गया, क्या क्या चीज़ें उन पर असर रखती हैं, इस हवाले से हम आपको बताते रहते हैं। इंटरबैंक मार्केट की सिचुएशन से भी आगाह करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है वो आजकल बड़ी हिट हुई है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखा जाता है, लोग ऑब्जर्व करते हैं। और बाज़ाहिर वो देखी नहीं जा सकती करेंसी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर ख़रीदारियाँ भी होती हैं। और अब जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब कहा जा रहा है कि उसमें बड़ी मंदी देखी गई क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। और बिटकॉइन जिसकी कीमत $57,482 थी, गिरने के बाद $45,632 हो गई। जस्ट इमेजिन। बिल्कुल जी, बड़ा हमने देखा इसमें तनज़्ज़ुली देखी है। और साथ में बिटकॉइन की मजमूई सरमायाकारी मालियत में भी $1,012 अरब से कम होकर तकरीबन ये $900 अरब के करीब होगी। और क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमारी वकार ज़का साहब से भी बात हुई थी। वकार ज़का साहब ने कुछ इंडिया भी दिया था। और इस वक्त जनाब आपको साथ में भी बताया कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त में तीसरे नंबर पर है, लेकिन सम हाउस को रेगुलेट अभी तक नहीं किया गया। और रेगुलेट ना होने की वजह से हुकूमत को इस हवाले से फ़ायदा भी नहीं हो रहा। और साथ में पाकिस्तान में इस हवाले से अदालत में एक केस भी ज़ेर समाअत है, जहाँ चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान वकार ज़का, स्टेट बैंक और SECP समेत दीगर हुकाम को साथ में समझा रहे दे रहे हैं। मतलब वकील कोई नहीं, बट ही हिमसेल्फ इज अ लॉयर, बिकॉज़ वो वकीलों को भी खुद ही समझाना पड़ेगा ना कि भाई करना क्या है। तो वकार ज़का साहब जो कि चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम यही बताना चाह रहे थे कि भाई वकील भी आप कोई करेंगे तो उनको भी आप पहले समझाएंगे कि भैया मुद्दा क्या है, केस लड़ना किस तरीके से है। तो आपने सोचा कि बेहतर है खुद ही कर लें। अब ये बताएं मुझे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ऊपर को जा रही थी, इतना सडन प्लंज क्या वजह रही इसकी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ARY न्यूज़ जो है इसमें काफ़ी एक्टिव है क्रिप्टो की खबरें देने में। बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकल इन चीज़ों को आगे लाके बात करना। अच्छा, ये जो क्रिप्टो के अंदर एकदम इस तरह की आई है चीज़, तो मैं हैरान ये होता हूँ कि 13 नवंबर को फेसबुक पे पोस्ट किया, हर जगह बताया भी, लेकिन लोग फिर भी सीने से लगा के रखना चाहते हैं, कहते हैं शायद थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाए, थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाए। ये लोगों ने इतने अरसे से जो खरीदा हुआ था, तो अब वो अपने बेचना शुरू कर रहे हैं। देखें, एक तो क्रिसमस आ रहा है, छुट्टियां भी आ रही हैं, तो जो प्रॉफिट बनाया है उस पर कुछ ना कुछ तो वो अपने पास रखना चाहेंगे कि। और दूसरी चीज ये कि इसमें लोगों में लालच बहुत आ गई है, ग्रीड आ गई है। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो मैं सख्ती से मना करता हूं और हमेशा कहता हूं कि देखें, इसमें ना आप क्या करते हैं, आप सट्टा लगा रहे होते हैं। आप बेसिकली कह रहे होते हैं कि यार ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इतना मुझे प्रॉफिट हो या नीचे। तो ये हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग वालों की वजह से बहुत ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं वो बहुत हद तक जो है मैनिपुलेट करते हैं। उसी वजह से कीमत नीचे तो आई 42 तक, लेकिन 44 तक, और उसके बाद फौरन अभी जो है 51 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो और हुकूमत को चाहिए इस तरफ फौरन सोचे। अच्छा, फिर 51 पे चला गया है। जस्ट इमेजिन 44 पे आया था, फिर 51 पे चला गया। इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है, ये इतना स्टेबल क्यों नहीं है, ये बताएगा लोगों को। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग, हम तो खैर वकार आप समझाते तभी समझ में आती है, अदरवाइज बिल्कुल मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का क्या सीन चल रहा है, वो तो आप बता देते हैं। लेकिन ये एकदम मतलब कहाँ पहले खड़ा था, उसके बाद फिर कितना नीचे चला गया, फिर दोबारा से वापस आ गया, क्यों हो रहा है ये मार्केट में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवर द 10 साल में देखा जाए तो सबसे दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। और इसके लिए एक सोल्यूशन मैंने आपको उस दिन बताया था और अभी भी कह रहा हूं। इसकी एग्जांपल इस तरह है, अफगानिस्तान में जो बहरान आया है, अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा क्रिप्टो का स्कूल जो है 1 साल से ज्वाइन किया हुआ था।
उनके पैसे बचे कैसे हैं? वेस्टर्न यूनियन बंद हो गया, बैंक्स बंद हो गए। जिन्होंने बिटकॉइन में अफगानिस्तान में पैसे रखे वो भी सेफ है, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो कैश आउट कर सकते हैं। तो इसकी इतनी बड़ी जो ये क्वालिटी है, ये आप जो है ना एक तरफ नहीं कर सकते। अच्छा, जो बिटकॉइन गिरने का चक्कर है, इतनी तेजी से स्टॉक भी रिकवर नहीं करता, गोल्ड भी रिकवर नहीं करता। देखें ना 44 42 तक आके फिर 51 पे अभी देखें ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर इसके लिए बहुत अहम है, जिसमें आप सबको नजर रखनी है। हो सकता है बहुत बुरी तरह गिरे या बहुत तेज चढ़े, क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस जो है उन्होंने जितने भी क्रिप्टो के बड़े बड़े, जिस तरह स्टेट बैंक यहाँ मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहां जितने बड़े बड़े क्रिप्टो के इदारे हैं, कॉइन बेस है और बहुत सारे, उन सबको बुलाया है कि भाई हमें बताओ कि इससे डॉलर को जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर उन्होंने कोई गलत न्यूज दे दी 8 दिसंबर को, यानी कल ही होगी, तो हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए। लेकिन मैं तमाम लोगों से और आप से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, क्रिप्टो के साथ साथ अब एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बूम कर रही है जिसका नाम है मेटावर्स, जिसमें फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज कर दिया, मेटा कर दिया। अगर क्रिप्टो रेगुलेट जी, यानी कि वो जो मेटा नया फेसबुक का नया वर्जन आया, उस आर दे कनेक्टेड? जी जी, क्रिप्टो देखिए, क्रिप्टो उसकी बेसिकली इकोनॉमी है। अगर क्रिप्टो रेगुलेट नहीं होगी तो पाकिस्तान में मेटावर्स की जॉब्स भी नहीं आएंगी। मेटावर्स में अरबों रुपए की जॉब्स दुनिया भर में क्रिएट हो रही है, इंडिया में मिल रही है, यूरोप में मिल रही है। तो ये वकार, अब जरा क्योंकि ये जरा बता दें कि आगे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं हो रहा, तो रेगुलेट ना होने की वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं और आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसी का इन द 2022? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी हर 15 दिन बाद मीटिंग हो रही है। एक समझे जो मेन लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, वो बहुत प्रोएक्टिवली इस पे सुन रहे भी हैं, प्रेजेंटेशंस भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही हमारी एक और मीटिंग भी है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है और जनवरी में इसका फिर वो बताएंगे, लेकिन रेगुलेट होने का इम्कान नजर आ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से, अपने बच्चों को, अपने घर में खवातीन को, तमाम लोगों को, हमने जो क्रिप्टो स्कूल खोला हुआ है tenup.io के नाम से, ये दुनिया का सस्ता तरीन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम जो चीज $1000 में सिखाई जाती है वो $10 में सिखा रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आए, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, क्रिप्टो नहीं आएगी, क्रिप्टो नहीं आएगी तो कल को मेटावर्स हम दोनों को और डिस्काउंट दे दें, मुझे और मदिया को। इसको रेगुलेट करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम बच्चों को तालीम भी दे दें, ख़वातीन को तालीम भी दे दें, लेकिन उसको रेगुलेट ना हो, आप उसका मुकदमा लड़ते फिरे तो फिर कैसे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये ज़रा आप थोड़ा मशवरा आपसे चाहेंगे कि जो हमारी नौजवान नस्ल जो देख रही है, जो ख़वातीन देख रही हैं और जो इन्वेस्ट करना चाह रही है, जैसे कल अगर खुदा ना खासा मार्केट क्रैश हो जाती है, सो कहते हैं ना जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप वहाँ से जो है क्रिप्टो उठा लें। सो आप किसका मशवरा देंगे और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कॉइन खरीदने चाहिए? और भी कौन कौन सी करेंसीज हैं जो ऊपर जाती देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि आप ऐसे क्रिप्टो में आप ऐसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि 5 बजे मार्केट बंद तो होती नहीं स्टॉक की तरह, ये तो 24 घंटे मार्केट चलती है। हमने क्या किया है फेसबुक पे, क्योंकि हमने देखा खवातीन नहीं बाज दफा समझ पा रही है, बच्चे नहीं समझ पा रहे और नुकसानात कर रहे थे, तो हमने ये किया कि फेसबुक पे लाइव आते ही हमारी टीम मेंबर्स जर्मनी से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया है। वो आपको बताते हैं इस वक्त ये वाला कॉइन खरीदो और ये बेचो। जैसे नेटफ्लिक्स आप देखते हैं तो उससे देखने से आपको कोई पैसे नहीं बनने वाले। अगर आप कोई भी शो देख रहे होते हैं तो जैसे लिविंग ऑन दी जब मैं करता था तो उसको देखने से आपके पैसे नहीं बनते, लेकिन अब फेसबुक पे हमने जो अपना ग्रुप बना लिया है उसमें ये कि अभी अगर मैं कोई कॉइन बताऊंगा ना, वो थोड़ी देर के बाद हो सकता है आप उसमें प्रॉफिट ना बना सके, तो ज्यादा बेहतर ये आप लाइव शो देखें। वो लाइव शो बिल्कुल एक ट्रेंड, मैं कहता हूं कि वकार ये तो बता दीजिए 2022 में कौन सी करेंसी चलेगी क्रिप्टो के अलावा? पहली बात तो देखिए, क्रिप्टो के अलावा ज्यादा बिटकॉइन के अलावा जी, बिटकॉइन के अलावा जी जो ज्यादा नजर आ रहा है वो जो पाकिस्तान की अपनी एनडी की करेंसी बनी हुई है टेनअप, मेरा तो उस तरफ ज्यादा रुझान है क्योंकि उसकी एडॉप्शन बहुत बढ़ रही है, उसका मेटावर्स का प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उसके साथ जो इथीरियम जो है उसके बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट है, 2 तरह की चीजें ना, आप दिन में इसमें इतने पैसे बना सकते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन एक है कि आप लॉन्ग टर्म रखें, जैसे गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड खरीद के आप रख देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन $100 $50 का लेके रखते जाए, जैसे आप बेटी का जेवर जमा कर रहे होते हैं ना, उस तरह आप समझे बिटकॉइन जमा करते जाएं। ये यकीन मानिए कि आपको, क्योंकि डॉलर प्रिंट करता जा रहा है अमेरिका, इस वक्त एवरग्रांड का बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, इन तमाम चीजों में बिटकॉइन जो है सबसे बेस्ट सेविंग और स्टोर ऑफ वैल्यू एक बन रहा है। और अगर आपको ये समझना है, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर मैं शो में फिर कह रहा हूं, tenup.io के नाम से वेबसाइट है, और ये बार बार मैं भाई कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बार बार ये नहीं कह रहा, प्लीज आप आए हमारे, मैं कह रहा हूं जितने आपके बच्चे स्कूल में पैसा लगा रहे हैं और वहां कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, वहां कोई पैसे कमाने का तरीका सिखाया नहीं जाता, हम आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहते हैं, आप जबरदस्ती सीखें। मुझे अगर गांव-गांव जाना पड़ेगा हर जगह, और ये मेरा वादा है
क्रिप्टो को रेगुलेशन की जहां तक बात है, ये मेरा कौम से वादा है कि ये रेगुलेट मैं करवा के दिखाऊंगा आपको। ये मेरा वादा है, ये मत सोचिएगा कि कभी ये बैन हो अच्छा, सकता है। जो सिंध हाई कोर्ट में जो मुकदमा चला, कुछ इसके हवाले से ये बताएं, वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, उन्होंने एक फेडरल लेवल पे एक कमेटी बना दी है, और वो जो कमेटी है उसकी हर 15 दिन बाद मीटिंग होती है, इसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और बाकी को कि किस तरह पाकिस्तानी कौम का फायदा हो सकता है। देखिए, 1% कोविड रिलीफ फंड में से अगर यहां लगा दिया जाता, इमेजिन कर लेते हैं, तो आज पाकिस्तान को $3 बिलियन नहीं लेने पड़ते सऊदीया से। तो हम हुकूमती सतह पे जाते हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे है, इस तरह हम चाहते हैं इस तरह क्रिप्टो का इदारा हुकूमत की सरपरस्ती में हो, बाहर का कोई एक्सचेंज यहां काम ना कर रहा हो, और उस एक्सचेंज से सारी खरीदो फरोख्त कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं हर सियासी तंजीम को, किसी के पास कोई आइडिया है, भुट्टो साहब के पास या फिर इमरान खान साहब के पास, किसी के पास है तो आए सामने बैठे, किसी भी टॉक शॉप में बैठे, सब एक दूसरे में चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अभी ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं 23 मार्च को, ओ भाई उससे मुल्क में पैसा थोड़ी आना है, मुल्क में पैसा लाने का एक आइडिया नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से बोले कोई इकोनॉमी के बारे में आपको पता है, पता होगा, तो ये कौन से लोग हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं जो ₹1 भी हमारे मुल्क में नहीं ला सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल लीडर से कि आपका और तमाम चैनल से कि इनको बिठाएं, मेरे सामने बिठाएं, बोले यार ये वकार ज़का एक आइडिया दे रहा है, आपके पास कोई आइडिया है जिससे मुल्क में पैसा आएगा? ठीक है भाई, चोरी हो गई, ठीक है भाई, नवाज शरीफ पैसे लेके भाग गया, ठीक है, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इमरान खान का काम तो नहीं है मुल्क को ठीक करना, ये मेरा और आप दोनों जो यहाँ बैठे उनका भी काम है कि हम आइडियाज लेके आए, तनकीद पे तनकीद नहीं करें, इतना प्रेशर ना डालें। मुल्क बहुत बुहरान से गुजर रहा है, इसका मतलब सिर्फ इमरान खान का पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी ठीक है। हम आपके आइडियाज स्कूल से इंशाल्लाह तरबियत हासिल करेंगे। आपने $10 से $1 पे हमें जो डिस्काउंटेड साथ में मैं देखूं मार्क जकरबर्ग कितना तेज है, इनको माइनिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, फ्री है, चलो जी। थैंक यू। वकार कहेंगे मैं इनको इतनी ऑफर कर चुका, ये दोनों को समझ नहीं आती मेरी बात। हमने करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। वकार हमारे साथ मौजूद, तो ये चेक करें मार्क जकरबर्ग कितना तेज है। हाँ, मतलब इसने वो नया मुझे मेटा भी आ गया भाई। वो तो देखें, वो निकलना चाह रहा है फेसबुक से, इन चीज़ों से निकल के वो एक पूरा एक प्लेटफॉर्म, एक यूनिवर्स बनाना चाह रहा है जिसके अंदर जाके वो चीज़ों को आगे लेके जा सके, जिसके अंदर आप देख सकें कि वर्चुअल वर्ल्ड एक तरह की बनाना चाह रहा है। तो ही थिंकिंग फिर पता चले ये सारे वर्चुअल वर्ल्ड लेके उन्होंने कहा मैं अब जुपिटर जाऊंगा। यू नेवर नो, तो वो एलन मस्क के साथ चला जाएगा ना, वो तो ही इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर इट। तो वो नए-नए जगह, नई-नई दुनियाएं एक्सप्लोर करेंगे बहरहाल। तो अब जी क्या करना है अब जनाब? क्योंकि आज की जो तारीख है ये है 7 दिसंबर, और आज एक नहायती खौफनाक तैयारा हादसा हुआ था, जिसके नतीजे में हवेलियां हादसा हुआ था, जिसके नतीजे में हमने अपने लेजेंड जुनैद जमशेद उनको मुझसे याद रखेंगे। सच्चे आशिकान रसूल, इतनी खूबसूरत मोमिनातें लेके गए। आज उनकी 5वीं बरसी है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। चलें जी, तो मरे को 100 दुर्रे, यानी कि कराची के सारिफीन के लिए खबर है जो कि है बिजली के हवाले से कि बिजली दस्तयाब नहीं होती, लोड शेडिंग होती है, 10 मसाइल होते हैं। और नेपरा की जानिब से अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि फी यूनिट बिजली जो है वो ₹3.75 महंगी करने जा रहे हैं। तो ये आप बताना चाह रहे हैं कि IMF की डील की जो असरात हैं अब सामने आने लग गए हैं? अभी भाई तो मुझे नहीं पता क्या असरात हैं, क्या हो रहा है। और ये दिसंबर के बिलों में ये जो अब बिल आएंगे तो उनमें ये वसूल किया जाएगा। और आप ये देखें, ये फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए ये बिजली गिराई गई है, बल्कि बिजली भी क्या गिराई गई, ये तो बम गिराया गया। बिजली तो चले है ही नहीं, तो वो गिराएंगे कहाँ से? सड़ पूज गए हम इस बिजली गिरने से अपने ऊपर। आप देखिए, मतलब जब एक यूनिट आप ₹3.75 महंगी करने जा रहे हैं, तो आप सोचें आगे हमारी बिजली के बिलों में क्या होगा। यूनिट जो यूज करता था बंदा, उसका तकरीबन ₹400 बिल ज्यादा है। बात सुनिए, आपके घर गैस आ रही है? चली जाती है, जब खाना बनाना होता है तब नहीं आती। बिल आता है ना भाई। लोग सुबह 4-4 बजे जाग के नाश्ते बना रहे हैं, 10 बजे 11 बजे वो खाने बना रहे हैं, अपनी सारी जो है वो चेंज कर रहे हैं रूटीन्स के, किस तरीके से वो मैनेज कर सकें। लकड़ी महंगी, LPG महंगी, हर चीज़ महंगी, और ऊपर से बिजली भी महंगी। जी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है इजाफा किया गया है इसकी प्राइस में, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो जो नेक्स्ट आपके बिल आएंगे उनको लेके मेंटली तौर पे बी प्रिपेयर, क्योंकि जो आपका बिल आएगा वो ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। कोशिश करें 100 यूनिट यूज करेंगे तो ₹400 ज्यादा आएगा, 200 होंगे तो ₹800 ज्यादा आएगा। अब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं जो ऑलरेडी बिल आ रहा है उससे।
हाँ उससे भी तो आगे। जनाब आज जो है वो इंटरनेशनल एविएशन डे मनाया जा रहा है, सिविल एविएशन का दिन मनाया जा रहा है और सिविल एविएशन अथॉरिटीज मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं और ये दिन मनाया जा रहा है वैसे तो 7 दिसंबर 1994 से और उसके बाद से हर साल मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं जो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और उसको मनाते हैं। तो इसी पर बिल्कुल जी, इसी पे बात करेंगे। जमाल हुसैन जो कि एक्स डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी और है, एयर हमारे कमोडोर साथ- भी हैं रिटायर्ड। एयर कमोडोर रिटायर्ड, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिविल एविएशन का जो डे जो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हवाबाजी का जो दिन मना रहे हैं, इसको मनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका मकसद क्या है? पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये सिविल एविएशन अथॉरिटी डे तो है इंटरनेशनल और सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ये वजूद में आई थी 7 दिसंबर 1982 ओके। दैट मीन्स ये सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की ये 39th एनिवर्सरी भी है कोइंसिडेंटली। ओके, सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी कि अनलाइक रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट जो तकरीबन 100% डोमेस्टिक होती है, सिविल एविएशन जो है वो इंटरनेशनल का उसका रोल बहुत है। बाहर से एयरलाइंस आती हैं वगैरह वगैरह आते हैं तो उसकी ओवरसाइट के लिए उन्होंने सिविल एविएशन जहाज को कैसे उड़ना है, कब उड़ना है, उसका फ्लाइट प्लान क्या होगा? नहीं वो नहीं। मैं पहले भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इकाओ जिसे कहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी वजूद इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि उन्हें पता चला कि जो एयरलाइंस जाती हैं और पहले तो सिविल एविएशन फ्लाइट जो थी सिर्फ डेवलप मुल्कों में थी, ठीक है, उन पे आपस में उनका राब्ता होता था तो उनको इतनी फिक्र नहीं थी। लेकिन जब से सिविल एविएशन की जब बढ़ी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो उन्हें ये एहसास हुआ कि बहुत मुमकिन हो बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ पे उनकी जो सिविल एविएशन रूल्स वगैरह है इतने पुख्ते नहीं हैं, सेफ्टी इतनी नहीं है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये ओवरसी करती है कि जितने भी रूल्स, ये एक तो रूल्स बनाते हैं कि एक एयरलाइंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक पायलट के लिए क्या क्या ज़रूरी चाहिए और उसकी और वो फिर ओवरसाइट इम्प्लीमेंटेशन करती है। जो पाकिस्तान का सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो जैसे बताया 1982 में वजूद में आई थी, उससे पहले इसे हैंडल किया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से समथिंग थ्रू किया ये। तो इसका 3 मकसद है। एक तो फॉर्मुलेशन अब नहीं किया जाता जी, अब भी राब्ते अब ये अदर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन आ गई है। ओके, अभी रिसेंटली है, इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू आउट, ओके, बट अब ये अथॉरिटी बन गई है। ओके, इनकी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और वगैरह वगैरह, बट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती थी। नाउ इट इज अंडर द सिविल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। ओके, अच्छा सर, आप फंक्शंस के हवाले से बता रहे थे, जो 3 फंक्शंस हैं इनके। जी हाँ, इनके बेसिक फंक्शंस हैं। एक तो फॉर्मुलेट करते हैं कि जो भी एयरलाइंस नई एयरलाइंस आएंगी या पायलट्स होंगी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि जहाज़ कितने पुराने होने चाहिए, इंस्पेक्शन कब होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि ये जो प्लान्स तो बन गई या मैं एक एयरलाइन लाना चाहता हूँ तो वो इसको इंश्योर करेंगे जो एयरलाइंस के मेरे जो जहाज़ आ रहे हैं, जो मेंटेनेंस की प्रोसीजर्स वगैरह वो इन लाइन वही है जो हमने पॉलिसी बनाई है। और थर्ड फंक्शन जो सिविल एविएशन पाकिस्तान करते हैं लेकिन ज़्यादातर एडवांस कंट्री में नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ये सारे एयरपोर्ट्स को वो मैनेज करते हैं। ओके, पाकिस्तान में ऐसा है या नहीं? पाकिस्तान में है, डेवलपिंग कंट्रीज में है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका वहाँ तो एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होती है ना। इवन लंदन हीथ्रो भी प्राइवेटाइज हो गया, एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, मतलब आउटसोर्स। तो सर अगर ये प्राइवेटाइज कर देते हैं तो डजंट दैट कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द सेड एयरपोर्ट? मतलब कि वो कैपिटलिज्म की ये थ्योरी है ना कि गवर्नमेंट सिर्फ ओवरसी करेगी, गवर्नमेंट चीज़ें रन नहीं करेगी। लेकिन यूरोप वगैरह में तो इससे सोशलिस्ट स्टेट है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ओवरसी भी करती हैं, कुछ चीज़ें चलाती भी है। अच्छा, तो मुझे बताएं, हम सिक्योरिटी के वाले से तो बात कर रहे हैं, बट हाउ अबाउट सेफ्टी? किस तरीके से वो सेफ्टी को इंश्योर करते हैं? जो हवाबाजी का जो हम देखते हैं जो इंस्टीट्यूट होता है, वो जो पैसेंजर्स की भी सेफ्टी को कैसे वो सारा ओवरसी करता है, उसका कैसे ख्याल रखता है? जितने हादसा हो जाते हैं, जैसे आज अगर हम इसकी बात ही करें तो अभी जो हवेलियां जो इंसिडेंट या कराची एयरपोर्ट पे वो जो उसका क्या किरदार होता है उन तमाम नुकसान से निकालने? इसमें 2 फंक्शन मैंने बताया ना। एक तो ये फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को ओवरसी करती है, और सर्विस प्रोवाइडर मतलब एयरपोर्ट्स को मैनेज करना वगैरह वगैरह, ओके, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह भी होते हैं।
जो आप बता रही तीसरी चीज़ जो है वो सारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी उसके जिम्मे आती है। अच्छा। पहले तो इट वाज डायरेक्टली सिविल एविएशन के अंडर आती थी और इनफैक्ट मेरा जो पोस्ट था 4 साल तक आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन। जी जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो जो भी एक्सीडेंट सिविल एक्सीडेंट पाकिस्तान में होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की होती है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि एक दुनिया का बड़ा रिनोन इदारा है NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन अमेरिकन है, लेकिन वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे जो इदारे उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें असल में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है रिपोर्ट्स आती हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि ये देखो इन्होंने चीज़ें छुपा दी हैं, ये कर दी है, ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी एक तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उस वक्त आती है कि जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो या मेजर डैमेज टू एयरक्राफ्ट। ठीक है। इस इन्वेस्टिगेशन में हेड तो सिविल ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करती है ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसमें जो क्योंकि जहाज बाहर का होता है, हम तो जहाज नहीं बनाते, या बोइंग का होगा या एयरबस का होगा, नहीं मिलिट्री जहाज हम बना लेंगे, वो तो बना लेंगे कि दूसरे पैसेंजर उसकी बात है। वो अभी लेकिन तो बोइंग और उनको एयरबस पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उनकी भी रेपुटेशन ऑन स्टेक होती है ना, तो उनके भी रेप्स आते हैं, जो इंजन होता है उनके भी रेप्स आते हैं, और इंटरनेशनल लिखाओ ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जो है उनके भी रेप्स आते हैं। ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऐसी चीज़ उस पर ले आए जिसपे आपने मुल्क की गलतियां छुपा दी या PIA की गलतियां छुपा दी, ये तकरीबन मुमकिनात में से, मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा मुमकिनात में से नहीं होता। बहुत शुक्रिया जमाल हुसैन साहब, सर आप हमारे पास तशरीफ़ आए, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू आपसे हुई और इंशाल्लाह हम आगे भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। तो जनाब यहाँ पर अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो शेयर करते हैं कि औरंगी में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिससे एक नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था, तो उसकी जो मौत का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। तो नज़ीर शाह इससे मुताल्लिक हमें तफसीलात देंगे। जी नज़ीर, क्या डिटेल सामने आई अब तक इस हवाले से? देखें, गुज़श्ता रात तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब औरंगी 4:45 में ये वाक़या पेश आया था जिसपे ट्यूशन जाने वाले 2 तालिब इल्मों पर फायरिंग की गई थी और मुबैना जाली मुकाबले में नौजवान अरसलान इस पे जाबाग जबकि उसका साथी यासिर जख्मी हुआ था, जिसके बाद जब अहले खाना अब्बासी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत का बेटा है, और उसके बाद फिर रात भर उनकी जानिब से प्रोटेस्ट जारी रहा और अब से कुछ देर कबल इस वाक़े का मुकदमा औरंगी टाउन थाने में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दिफात के तहत इंटेलिजेंस अफसर तौहीद और उसके प्राइवेट साथी उमैर के खिलाफ दर्ज हुआ है, जबकि इसमें SHO आजम गोपांग जो SHO औरंगी है उनको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। उनको 109 में नामजद किया है। उनके बारे में कहा गया है कि उनकी ईमा पर इन 2 जो एहलकार थे इन्होंने इस पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ने गए थे और रास्ते में जो मामला पेश आया उस पर इनको फायरिंग करके कत्ल किया गया है और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और इस वक्त भी जो अरसलान है उसकी लाश ईदी सद खाने में मौजूद है और उनका कहना है कि तदफीन और दीगर जो मामलात है वो मजीद कुछ देर में फिर बताए जाएंगे। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जज्बात के इजहार का कई तरीके होते हैं और कई लोग अपनी फ़नकाराना सलाहियतें मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। कोई शायरी करते हैं, शायरी के ज़रिए मुख्तसर अल्फाज में, कोई नसर के ज़रिए तवील अल्फाज में, कोई इसके साथ साथ मुसव्वरी के ज़रिए अपनी स्टोरीज़ को पेंट करते हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। तो ये जनाब एक ऐसी ज़ुबान है जो कि हर दौर में बोली जाती रही है और मुसव्विर भी ज़माने की तब्दीली के साथ साथ नित नए तरीके इख्तियार और इस्तेमाल करते हैं, जिसके हवाले से हम बात भी करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक मुसव्विर जिनसे आज हम मुलाकात आपकी करवाएंगे, उनका नाम है बाबर अजीमी। टंडो मोहम्मद खान से उनका इलाका है, ताल्लुक़ है और उनका जनाब उन्होंने कमाल कर दिया। आप ये देख सकते हैं ये जो मनाजिर में कि किस तरह से बॉटल्स हैं और बॉटल्स के अंदर किस तरह से पेंट किया गया, और ये बाहर से नहीं है, ये कलम जो इसके पेंट ब्रश से इस बॉटल्स के अंदर जो है वो पेंट ब्रश डाल के उनको वो पेंट करते हैं। और क्या शानदार जो है मुसव्विर पाकिस्तान की भी तस्वीर आप देख सकते हैं उसके अंदर मौजूद है, और जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी तस्वीर जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने पेंट किया। अच्छा, वो बताते हैं कि उनके वालिद ने शीशे की बोतल में तस्वीर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसकी तकमील के लिए रात दिन एक करके ये ख्वाहिश पूरी की और अब तक बेशुमार जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बयान कर चुके हैं।
और अब वो हुकूमती सतह पर तवज्जो के मुंतज़िर भी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर अजीमी। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मतलब हेड्स ऑफ टू यू। क्या कमाल आपने दिखाया है, क्या खूबसूरत आपने मतलब पेंटिंग्स की हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। तो ये बोतल के अंदर कैसे कर लेते हैं, मतलब किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं और इस शानदार शाहकार बनाते हैं? बोतल में इनसाइड काम करना होता है। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ब्रश को कर्व दे के और उसको मूव करके जो है बोतल के इनसाइड ड्राइंग करना, और ख़ासतौर पे पोर्ट्रेट और उनके जो है इम्प्रेशन वो देना और उसकी पहचान हो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और मैं लगातार कोशिश करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाब किया और मेरे लिए ये एक बड़ी जो एजाज़ की बात, ये काम मैंने 97 में किया था। अच्छा, तो क्या शाहकार बनाया। अच्छा ये बताएं कि खुद ही करना शुरू कर दिया, कलर ये पेंट ब्रश पकड़ा या फिर किसी से सीखा आपने ये हुनर? काफ़ी लातेदार शख्सियात की मैंने नेशनल इंटरनेशनल जितने भी हीरोज़ हैं उन सब की बनाई। पाकिस्तान में जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब हो गए और अल्लामा इकबाल, सर सैयद, मौलाना जौहर और भी काफ़ी सारे, और नेशनल खुमैनी, मदर टेरेसा, लेडी डियाना, और इसके अलावा काफ़ी सारी शख्सियात हैं उनकी मैंने बोतल के अंदर बेशुमार पोर्ट्रेट बनाई। अच्छा जी, खुद तो आपने ये हुनर सीख लिया, शानदार आप शाहकार बनाते हैं, किसी को सिखाया भी है? स्टूडेंट्स हैं आपके? बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं स्टूडेंट और अच्छा काम करते हैं। उन को जितना भी मेरे पास रब पाक ने दिया हुआ है तो उनको मैंने सिखाया है और अब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा काम है वो। अच्छा, वैसे तो हम देख रहे हैं कि सारे नेशनल हीरोज़ यहाँ पर हैं जिनकी तस्वीर आपने बनाई हुई, पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन थर की ख़वातीन के भी आपने स्केचेस बनाए हैं। ये कैसे आपने बनाए, ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, थर का तो मेरा बचपन से, क्योंकि यहाँ का एक माहौल, औरतें घाघरा पहने हुए और मटका सर पे रखे हुए अपने बच्चों के साथ पानी की तलाश में, क्योंकि थर को तो मैंने बचपन से अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो थर को मैंने मुख्तलिफ जो है स्लोब में, मुख्तलिफ टेक्निक में काम किया है थर पे। मैंने शुरू में थर के लाइव स्केचेस काफ़ी बनाए और मेरे उनके शो भी काफ़ी सारे हुए। अच्छा जी, अब ये बताएं कि जाहिर है कि ऐसे मामलात में हम देखते हैं कि आर्टिस्ट एक हद तक अपने फ़न का मुजाहरा कर पाता है, लेकिन उसके लिए सरमाया भी चाहिए होता है, सपोर्ट और चाहिए होती है हुकूमती। तो आपको अभी तक कोई गवर्नमेंट की साइड से कोई इस पे अप्रिशिएट किया गया है? ना, हुकूमती सतह पे तो इतनी कोई पजीराई बल्कि न मिलने के बराबर ही है। अच्छा। क्योंकि आर्ट का जितना भी काम हो रहा है प्राइवेट लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा है, प्राइवेट सतह पे। हुकूमत के हवाले से इसमें कोई भी वो इल्ज़ाम नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बाबर अजीमी हमारे साथ मौजूद थे और क्या शानदार जो है वो आप देखें, इतना जबरदस्त टेस्ट था। इससे पहले कि आप इजाजत लें, मैच के हवाले से जरा मैं अपडेट कर दूं। स्कोर हो गया 220, 4 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान का। और बाबर आजम जो हैं, आई वाज होपिंग एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आज सेंचुरी करेंगे, लेकिन वो 76 रन पे LBW हो गए। कोई बात नहीं, 76 रन से बनाना कोई मसला नहीं। और फवाद आलम हमारा लड़का खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है। अच्छा, उनका एक एज भी लगा था, लेकिन बांग्लादेश ने अपील नहीं की तो वो आउट नहीं हुए। चले, तो देखते हैं जी, आई होप कि इस मैच का कोई नतीजा निकल आए जी, मैच का नतीजा निकलना चाहिए। हाशमी साहब को इस पे लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।